डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का हमारा ये जो चैप्टर कल चल रहा था और जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के अंतर्गत एल्केन्स के हैलोजनेशन की क्रियाविधि के बारे में बताया था। हैलोजनेशन की क्रियाविधि के संदर्भ में क्लोरीनेशन की जो अपक्रिया है, ये क्लोरीनेशन की क्रियाविधि है, उसको रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन के रूप में जो है मैंने लिया था तथा मेथेन का क्लोरीनीकरण है वो मैंने व्यक्त किया था। मेथेन के क्लोरीनीकरण में चूँकि ये अपक्रियाएँ 3 पदों में संपन्न होती हैं, जो क्रमशः श्रृंखला आरंभ के पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्ति के पद हैं। श्रृंखला आरंभ का पद पूरी तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए Cl बंध को तोड़ने के लिए 58 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्रृंखला संचरण के पद में जबकि क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो चुके हैं, अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक हैं ये आगे संचरण के पद में मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का विदलन करते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध के विदलन के लिए 104 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के बंध बनने पर 103 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो कम है और CH बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रम है, पहला संचरण पद का पहला स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, जिसमें 1 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा का लॉस होता है और ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब इसका अगला पद है जिसमें कि मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के उदासीन अणु पर आक्रमण करता है। इसमें CH3Cl बनता है, अर्थात कार्बन क्लोरीन बंध का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया में 84 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा है वो प्राप्त होती है और Cl बंध को तोड़ने के लिए 58 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम देखें तो ये 26 किलो क्लोरी प्रति मोल ऊर्जा है इस प्रक्रिया में मुक्त हो रही है, अर्थात श्रृंखला संचरण का ये जो पद है ये ऊष्माक्षोपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पहला पद था यहाँ पर ये एंडोथर्मिक था, जिसमें 58 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा है वो कंज्यूम हो रही थी, और फिर इसके बाद वाला ये वाला जो पद है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें 26 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर हम देखें अगर नेट इस श्रृंखला संचरण के पद में तो -26 अर्थात प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो 26 किलो क्लोरी पर मोल है और खर्च होने वाली ऊर्जा 1 किलो क्लोरी पर मोल है, अर्थात -25 किलो क्लोरी पर मोल, अर्थात ये टोटल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें 25 किलो क्लोरी पर मोल ऊर्जा है वो मुक्त होती है। इस प्रकार से इस पद में 26 किलो क्लोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है और ये पद श्रृंखला संचरण के पद लगातार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि श्रृंखला संचरण के पद में हमेशा एक मुक्त मूलक नए मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक नया मुक्त मूलक क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन जनरेट हो गया जो फिर इसी प्रकार से अपक्रिया को चालू रखेगा। अर्थात एक बार अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया तो फिर लगातार क्लोरीन फ्री रेडिकल श्रृंखला संचरण के पद द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से चूँकि ये एक लगातार होने वाली चेन अपक्रिया है या श्रृंखला अपक्रिया है, इस प्रकार ये प्राप्त होने वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है इस अपक्रिया को लगातार जारी रखता है और ओवरऑल रिएक्शन चूँकि एक्सोथर्मिक हर एक पद में 25 किलो क्लोरी पर मोल श्रृंखला संचरण के इन दोनों पदों को मिलाकर 25 किलो क्लोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अर्थात ये अपक्रिया है वो तीव्रता से आरंभ होने लगती है। तो एक बार हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा या फिर हीट द्वारा इस अपक्रिया को यदि आरंभ कर दिया तो लगातार अब ये अपक्रिया संपन्न होती रहती है। श्रृंखला समाप्ति के पदों में तो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं और किसी नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है हमें बात ध्यान में देने की है कि श्रृंखला आरंभ के पद में केवल प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल्स होते हैं, श्रृंखला संचरण के पद में हैं दोनों तरफ फ्री रेडिकल होते हैं। श्रृंखला संचरण के पद में यहाँ पर हम देखें रिएक्टेंट साइड में भी फ्री रेडिकल है
और प्रोडक्ट साइड में भी फ्री रेडिकल। रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल क्लोरीन मुक्त मूलक है, प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन क्लोरीन से आक्रमण करेगा और फिर से हमें प्रोडक्ट के रूप में नया फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्रृंखला संचरण पद में लगातार फ्री रेडिकल्स हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। श्रृंखला समाप्ति के जो पद होते हैं इसमें केवल रिएक्टेंट साइड में ही फ्री रेडिकल होते हैं, प्रोडक्ट में कोई भी फ्री रेडिकल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमें ये बात भी ध्यान में देने की है, जब हम इसकी मैकेनिज़्म को शो करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि संचरण के पद में है दोनों तरफ फ्री रेडिकल, आरंभ के पद में केवल प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल और समाप्ति के पद में केवल रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल होते हैं। तो ये इसके बारे में जो है अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन की अपक्रिया, जैसे मैंने बताया था कि हैलोजेंस में जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन की अपेक्षा कम क्रियाशीलता दर्शाता है, आयोडीन और भी कम क्रियाशीलता दर्शाता है। और क्लोरीन यहाँ पर या फ्लोरीन है, फ्लोरीन के द्वारा तो अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होती है और विस्फोटक अपक्रिया हो जाती है, अर्थात जो फ्लोरीन की अपक्रिया है, फ्लोरिनेशन की अपक्रिया है, वो सर्वाधिक तीव्र गति से संपन्न होती है। तो बंध वियोजन ऊर्जाओं के मान से ये स्पष्ट है कि यद्यपि कि उक्त अपक्रियाओं में श्रृंखला आरंभ के पदों में ऊर्जा दिए जाने की आवश्यकता है, परंतु श्रृंखला संचरण के विभिन्न पदों में, ये हम क्लोरीनेशन के संदर्भ में बोल रहे हैं कि यहाँ पर श्रृंखला संचरण के विभिन्न पदों में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः आरंभ में दी गई अल्प मात्रा की ऊर्जा एल्केन के कई अणुओं को एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार से आरंभ में दी गई अल्प मात्रा की ऊर्जा है एल्केन के कई अणुओं को एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। ब्रोमिनेशन की जो अपक्रिया है, ब्रोमिनीकरण की अपक्रिया अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती है। इसका मुख्य कारण अणुओं की बंध वियोजन ऊर्जाओं में अंतर का पाया जाना है। ब्रोमिनेशन की जो रिएक्शन है, मैंने बताया था कि फ्लोरीन के साथ में अपक्रिया एक्सप्लोजन के साथ में होती है या विस्फोट के साथ में होती है, जबकि क्लोरीन के साथ में अपक्रिया है वो फ्लोरीन की अपेक्षा, फ्लोरिनेशन की अपेक्षा कम होती है, की अपेक्षा धीमी होती है, लेकिन ब्रोमिनेशन की अपेक्षा तीव्र होती है। अब ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें तो ब्रोमिनीकरण की अपक्रिया में है वो जो है धीमी और भी अधिक धीमी हो जाती है अपक्रिया। यहाँ पर जो अपक्रिया है उसकी गति और भी धीमी हो जाती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर है कि ब्रोमिनीकरण की अपक्रिया अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती है। इसका मुख्य कारण अणुओं की बंध वियोजन ऊर्जाओं के मान में अंतर का पाया जाना है। तो अब हम यहाँ पर देखें बंध वियोजन ऊर्जा को कि ब्रोमीन को परमाणु को जो है ब्रोमीन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए 46 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें 46 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है वो कंज्यूम हो रही है। श्रृंखला संचरण का जो पद है इसमें संचरण के पद में अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा और मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का विदलन होगा और इसमें जो है 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है कार्बन हाइड्रोजन बंध के विदलन के लिए, जैसे हमने क्लोरीनेशन में भी देखा था कि यहाँ पर हमारे लिए काम में आएगी। और इसमें जो है HBr बंध का फॉर्मेशन होगा, 88 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है, ये यहाँ पर HBr के बंध के फॉर्मेशन पर है, वो हमें प्राप्त होती है। नेट अगर हम देखें तो डेल्टा H है वो 16 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा हमारे लिए, 104 है वो कंज्यूम हुई है और -88 है, तो ये जो है 16 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा अभी भी हमारी कंज्यूम हो रही है। तो श्रृंखला संचरण के इस पद में यहाँ पर 16 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है वो कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट है इसका जो पद है जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड बना और ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्राप्त हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन पर 67 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है, कार्बन ब्रोमीन के बंध के बनने पर 67 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है ये मुक्त होती है, तथा ब्रोमीन के बंध विदलन के लिए यहाँ पर 46 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है वो कंज्यूम हो रही है। इस प्रकार से अब हम श्रृंखला संचरण के इस दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू है वो जो है
46 माइनस 67 दैट इज़ 21 माइनस में है किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार से 21 किलो कैलोरी पर मोल की जो है ऊर्जा से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ओवरऑल अगर हम श्रृंखला संचरण के दोनों पदों में ऊर्जाओं के मान को देखें तो हमें ये प्राप्त होगा कि जो पहला पद है ये एंडोथर्मिक है। पहला जो पद है वो एंडोथर्मिक है जिसमें 16 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है वो कंज्यूम हो रही है, और दूसरा पद है एक्सोथर्मिक है जिसमें 21 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से -21 + 16 अर्थात -5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है ये जो है। तो ये श्रृंखला संचरण का ये जो पद है इसमें 5 किलो कैलोरी पर मोल के मान से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के समान यहाँ पर बिहेव करता है। जबकि हम वहाँ पर देखेंगे क्लोरीनेशन के जो स्टेप में है ये वाला जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, क्लोरीनेशन का जो ओवरऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस था उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त हो रही थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीनेशन की अपक्रिया है वो जो है ज़्यादा तीव्रता से होगी। यहाँ पर अब हम देखें इसके दोनों पदों का हम देखते हैं तो यहाँ पर नेट है ये 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है, ये जो है हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस द्वारा प्राप्त हो रही है, जबकि इसमें केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा ही हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर केवल हमारे लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा ही प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो हमेशा फास्ट होते हैं और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्लो। ये एक्सोथर्मिक तो है जो इसका श्रृंखला संचरण का पद है ब्रोमिनेशन का, लेकिन यहाँ पर केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा ही हमारे लिए प्राप्त हो रही है, अर्थात इसमें एक्सोथर्मिक होने की जो दर है वो कम है। इसलिए ब्रोमिनेशन की अपक्रिया का जो रेट ऑफ ब्रोमिनेशन है वो कम हो जाएगा एज़ कंपेयर टू रेट ऑफ क्लोरीनेशन है। संचरण पद में ब्रोमीन मुक्त मूलक द्वारा हाइड्रोजन का निष्कासन है वो ऊष्माशेषी प्रक्रम है, क्योंकि CH बंध HBr बंध से प्रबल होता है। अतः ब्रोमीन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन के लिए ऊर्जा प्राप्त करना क्लोरीन की तुलना में मुश्किल होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे संचरण पद में ब्रोमीन मुक्त मूलक द्वारा हाइड्रोजन का निष्कासन है, ये एक ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि CH बंध HBr बंध से प्रबल होता है। अतः ब्रोमीन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन के लिए ऊर्जा प्राप्त करना क्लोरीन परमाणु की तुलना में मुश्किल होता है। अतः ब्रोमीनीकरण की अपक्रिया क्लोरीनीकरण से धीमी हो जाती है। इसको मैंने इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों पदों में अगर हम श्रृंखला संचरण के पदों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैंने बताया है यहाँ पर है 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा ही हमारे लिए प्राप्त हो रही है, जबकि क्लोरीनेशन के केस में 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक है और ये कम एक्सोथर्मिक है, इसलिए ब्रोमिनेशन की जो रिएक्शन है क्लोरीनेशन की अपेक्षा स्लो हो जाती है। अब हम देखें कि ब्रोमिनेशन में अगर हम इस तरह से, अब दूसरा हमने बताया था कि अगर हम निष्कासन की बात करें हाइड्रोजन की, तो जो टर्शरी हाइड्रोजन है उसका निष्कासन सबसे आसानी से होता है। उसको ब्रोमिनेशन के इस जो है एग्जाम्पल द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कम क्रियाशील होने के कारण ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो कम क्रियाशील होता है। क्यों कम क्रियाशील होता है? क्योंकि जो साइज़ है ब्रोमीन का वो काफ़ी बड़ा होने के कारण ये लेथार्जिक हो जाता है, अर्थात इसका जो मूवमेंट है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल की अपेक्षा कम हो जाता है। तो ब्रोमीन मूलक अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन मूलक से क्रिया करता है, तो ये कम क्रियाशील है और ये क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन मूलक से जो कम क्रियाशील है। क्लोरीन मूलक की तुलना में, अतः क्लोरीन मूलक की तुलना में है वो जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो कम क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन से ये जो है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से तेज़ी से रिएक्ट करता है। आइसोब्यूटेन के ब्रोमिनीकरण में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है
वो लगभग 100% अर्थात 99% मात्रा में प्राप्त होता है। तो 99% है वो करीब प्राप्त होता है, केवल 1% ही हमारे लिए अन्य ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैं वो प्राप्त होंगे। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही हमें सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होता है। ब्रोमिनेशन की इस अपक्रिया को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रोमिनेशन की इस रिएक्शन में हम देखें कि ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल है ये पहले स्टेप में श्रृंखला आरंभ के पद में ब्रोमीन मुक्त मूलक देगा, फिर ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है वो आइसोब्यूटेन के, अब देखिए इसकी क्रियाशीलता है कम है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल की क्रियाशीलता कम है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को जो प्राप्त करेगा उससे हमें HBr प्राप्त होगा और जो है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। अब इस टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो क्रिया करेगा और इस तरह से हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस अपक्रिया में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो 99% मात्रा में प्राप्त होता है, जो ये शो करता है कि यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो अधिक तेज़ी से संपन्न होता है।